आज हम अपने वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था एवं व्यवस्था पृष्ठभूमि अधिनियम 1956 के आधार पर दो वर्ग राज्य व संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 1956 के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भागा व घा के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया। अब वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल देख लेते हैं क्या है। दिल्ली 1956 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया दिल्ली को। फिर चंडीगढ़ में देखिए क्या है। 1966 राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पांडुचेरी 1962। वर्ष 2006 में पांडिचेरी को पुडुचेरी किया गया। दादरा और नागर हवेली दमन दीप 1961। दादरा और नागर हवेली 1961 और 1962, ये दमन दीप 1962 है। 2019 में अधिनियम द्वारा विलयन, जिसमें विलय कर दिया गया, इसमें दमन एवं दीप नाम हटा दिया गया। अब आते हैं अंडमान और निकोबार में 1956 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा पुनर्अंकित। लक्षद्वीप में देखिए 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय और आमिनदीवी के स्थान पर लक्षद्वीप कर दिया गया। जम्मू व कश्मीर 2019 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। लद्दाख 2019। वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? तो 7वां संशोधन किया गया। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 2 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। मुख्य अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद और उनका विवरण। 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन सांसदीय विधि राष्ट्रपति द्वारा। 239 पहले 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसदीय विधि या राष्ट्रपति द्वारा। 239 का में क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन द्वारा। और 239 का में क्या है? दिल्ली के संदर्भ में उपबंध है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। का क्या कह रहा है? एक विधानसभा होगी जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। खा क्या कहता है? विधानसभा में कुल संख्या व आरक्षित स्थानों संबंधित विषयों हेतु सांसद द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 324 से 327 व 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा व सदस्यों पर भी लागू। और देखिए ये तीसरे में क्या है? का दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 पर विधि बनाने की शक्ति होगी। और फिर 4 नंबर क्या है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर मंत्रिपरिषद का गठन जो कुल सदस्य संख्या का 10% तक होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। आप देखिए 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति 239 का के अधीन राष्ट्रपति परिणामिक उपबंध कर सकता है। अब 239 खा क्या कह रहा है? पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक राष्ट्रपति से अनुदेशन प्राप्ति के पश्चात विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अब 240 क्या कहता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और पांडुचेरी हेतु राष्ट्रपति विनियम बना सकता है। 241 क्या कहता है? संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी न्यायालय को इन प्रयोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित कर सकते हैं। वर्तमान में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो ये 8 हैं। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?
तो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, दिल्ली के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। किस राज्य के का राज्यपाल ही वहां का प्रशासक होता था? तो पंजाब का। किसी राज्य के राज्यपाल के लिए निकटवर्ती संघ क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा निर्मित विधि के अनुसार चलता है? संसद एवं विधानसभा जहां विधानसभा है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है? तो अनुच्छेद 239। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 का को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद का सृजन कर सकती है? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। अधिनियम द्वारा पांडुचेरी सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963। किन संघ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं गठित की गई? तो पांडुचेरी, दिल्ली एवं जम्मू एवं कश्मीर। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कौन करता है? तो संसद करती है। कौन सा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो कौन है? ये दिल्ली है। अब देखिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 देखते हैं। जम्मू कश्मीर को दो हिस्से होंगे, जो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें क्रमशः होंगी 4 और 5, यानी कि राज्यसभा की 4 सीटें होंगी और लोकसभा की 5 सीटें होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की सीटें होंगी 114। विधानसभा के उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। विधानसभा में उपराज्यपाल जो होगा 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख के लिए लोकसभा के लिए 1 सदस्य का प्रावधान किया गया है, यानी कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तुलनात्मक अध्ययन। संघ राज्य क्षेत्र है इधर विधायिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें विधायिका नहीं है, उपराज्यपाल है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन इसकी न्यायपालिका क्षेत्र है। चंडीगढ़ में भी वही व्यवस्था है, प्रशासक होता है मुख्य आयुक्त। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन। दादरा और नागर हवेली प्रशासक है मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन। दमन दीव प्रशासक बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन। दिल्ली विधानसभा है, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायपालिका की है। लक्षद्वीप में प्रशासक है केरल उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, केरल होता है, केरल लिखा हुआ है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन। पुडुचेरी विधानसभा, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है ये। अब देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा है, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। लद्दाख उपराज्यपाल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि है हमारा पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पंचायती राज के बारे में ना पूछा जाता हो। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। निचले स्तर के लोगों को सहभागिता द्वारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1982 में। और संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन से निकाय सम्मिलित हैं? तो पंचायतें एवं नगर पालिकाएं। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सम्मिलन किया गया है? तो क्रमशः 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 का ये 73वां संविधान संशोधन था, जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इसी दिन लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था कहाँ लागू की? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है? तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में उपबंध है। पंचायतों के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है पंचायत। पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था? तो किस समिति का गठन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति 1956। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति 1956। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 2 अक्टूबर 1962 को। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की थी 1957 में प्रस्तुत की थी, 1957। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता? तो इन्हें ही कहा जाता है, इन्हें बलवंत राय मेहता को ही। किसने प्रस्तुत की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन सम्मिलित हैं? तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर। कौन कौन है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान नागौर जिले में। किस समिति ने पंचायतों के द्विसदनीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो द्विसदनीय व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति 1977। विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश करी थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती व्यवस्था को किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? जिला परिषद और मंडल पंचायत। क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा। खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन हेतु कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? 20 लाख से अधिक। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है 1/3 स्थान। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो यह संविधान संशोधन था 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित हैं? विषय कितने सम्मिलित हैं? पंचायतों 29 विषय सम्मिलित हैं। पंचायतों के से संबंधित डॉक्टर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया? तो ये 85 में। लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 ने क्या सिफारिश की थी? पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की, राज्य वित्त आयोग के गठन की और पंचायतों को करारोपण का अधिकार करने की। ये 3 जो है सिफारिशें स्पेशल रूप से मुख्य रूप से करी। ML सिंघवी, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में करी गई थी। इसके पहले कौन थी? JV.K. राव समिति 85 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो किन समिति की सिफारिश पर? ये थी आपकी लक्ष्मी मल्ल समिति और PK थुंगन समिति 1988। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया? तो PV नरसिंह राव के
कार्यकाल में। पंचायतों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों की निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। संथानम समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उनके वितरण की समीक्षा के से संबंधित है संथानम समिति। सादिक अली समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव दिया था सादिक अली समिति ने। अब देखिए विभिन्न रिपोर्टें हैं और विभिन्न पंचायत समितियां हैं, कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1956, ये रिपोर्ट 1957 में। सादिक अली 1964, अशोक मेहता समिति 1977 से 78 में इसकी रिपोर्ट आती है, 77 में गठित हुई होती। GV के राव समिति 1985-86 में इसकी रिपोर्ट आती है। LM सिंघवी 1986 में गठित होती। थुंगन 1988 और गाडगिल समिति 1988। ये थुंगन और ये दोनों समितियां कब होती हैं? 88 में, 1988। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सकने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। पुनः प्रधानमंत्री VP सिंह सरकार ने 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। किसने? VP सिंह। आगे देखते हैं PV नरसिंह राव। अब ये आते हैं और इनके कार्यकाल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है। PV नरसिंह राव के कार्यकाल में एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले का विचार किया गया और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से अस्तित्व में आ गया अर्थात लागू हुआ। का उल्लेख है अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 का पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 छा में पंचायतों का गठन और उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 243 खा एवं अनुच्छेद 243 गा में पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 डी घा में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया? तो 1993 में किया गया। भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के 4 स्तरों का क्या नाम है? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है? तो 1993 में। पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? संविधान के 73वें संशोधन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुच्छेद 243 जी यानी कि 243 छा। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 243 छा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं देखते हैं। पंचायतों को नियमित चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजना को तैयार करने के लिए कौन कौन से? कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, चकबंदी, भूमि संरक्षण। आगे देखिए लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फर्म वानिकी, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। आगे देखिए क्या है
ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन तथा पशुचारा, सड़कें, पुल, तटों, जलमार्ग, अन्य संचार के साधन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी आते हैं। आगे देखते हैं हम क्या है। परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक रोगी की समृद्धि भी सन्निहित है, कमजोर वर्ग की समृद्धि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख सुरक्षा। ग्राम सभा कहलाती है किसी ग्राम के निर्वाचक नियमावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह को। ग्राम पंचायत से क्या आशय है? ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम पंचायतों के कार्यों की निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ग्राम पंचायत अध्यक्ष और संसद सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। निचले स्तर पर लोकसभा का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है पंचायती राज व्यवस्था में। क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के सदस्य करते हैं। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है? तो उनकी संख्या के अनुपात में। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है? 20 लाख से कम। स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। 3 महानगर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1793 के चार्टर एक्ट से। पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई? तो राज्य विधानमंडल को दी गई। पंचायतों के निर्वाचन किस विधि द्वारा कराए जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन की तिथि से। किसी पंचायत सदस्य का निर्वाचन की क्या अयोग्यताएं होंगी? आयु 21 वर्ष से कम होने पर, विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पर। अब देखिए राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। राज्य वित्त आयोग उपबंधित है अनुच्छेद 243 झा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ये 243 झा राज्य वित्त आयोग। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करेगा? तो 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देता है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्रवाई, ज्ञापन और सिफारिशें किसके समक्ष पेश करता है? तो किसके समक्ष? राज्य विधान मंडल के। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिशें कर देता है? तो क्या क्या करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकर और फीस के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में, राज्यों की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 243 टा में। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। पंचायतों के निर्वाचन से संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल को है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। यह उपबंध की पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अनुच्छेद 243 में कहा नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं है। भाग 9 के कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व में ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। आगे देखते हैं। एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों
के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 243 अड़ा के अनुसार पंचायती चुनाव कितने वर्ष की अवधि में कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 243 अड़ा और 3 खा के अंतर्गत पंचायतों को भंग होने के कितने माह बाद अंदर निर्वाचन होना आवश्यक होता है? 6 माह के भीतर। कितना? 243 अड़ा के 3 के खा के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि बनाकर पंचायती संबंधी विधान को वर्णित अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी लागू कर सकती है? यह अनुच्छेद 243 अड़ा, ये 243 अंगा है, खंड 4 खा। वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायत अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया है? तो केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में। ESA 1996 अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के क्या प्रावधान बनाए गए? तो सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू होने से पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन और आदि के लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे। सभी ग्राम सभाओं को अपने परंपराओं, संस्कृति, सामुदायिक संसाधनों और झगड़ों आदि को सुलझाने व रक्षा करने का अधिकार होगा। आगे देखते हैं हम। ऐसे राज्य जहां पर एक स्तरीय जनजाति परिषद है किंतु वहां पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। गोवा में त्रिस्तरीय पंचायतों के क्या नाम हैं? तो ग्राम पंचायत, तालुका समिति और एवं जिला परिषद। द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन राज्यों में है? तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। कहाँ है द्विस्तरीय? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तथा हरियाणा। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जा सकता है? जन स्वास्थ्य का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं आदि। भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो 19। ये कितने जोड़े गए हैं? 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में किया गया है। पंचायतों का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य सरकार द्वारा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? प्रशासनिक प्राधिकारी के। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने का पात्र हो सकता है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत की होती है। सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था? तो राजीव गांधी ने। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा? तो अनुच्छेद 243 टा के 4 में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है? तो कुल स्थानों का 1/3। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज व्यवस्था एक पद सोपानिक संरचना न होकर किस प्रकार की व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, विकास में जन भागीदारी की। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो महात्मा गांधी जी का यह सुझाव था। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यह पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संशोधन द्वारा। अनुसूचित जाति में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या क्या है? तो क्या क्या है ये? जलाशय, लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार
द्वारा प्रदत्त कार्य। तृणमूल लोकतंत्र से क्या संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है? तो ये निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। पंचायत चुनाव के आदेशात्मक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान कौन करता है? तो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992। क्षेत्र पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत जिसे बोलते हैं, के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। अब नगर पालिकाएं या नगरीय स्वशासन के बारे में देखते हैं। नगरीय स्वशासन, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं को कानूनी रूप से दर्जा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया, जो राज्यसभा में पास न हो सका? तो ये थे राजीव गांधी। वह स्थान जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र या एक या अधिक जिले समाविष्ट हों और जो 2 या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रायोजन के लिए अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे, क्या कहलाता है? तो ये महानगर क्षेत्र कहलाता है। प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। नगरपालिकाओं की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 243, ये अनुच्छेद 243 दा के अंतर्गत। देखिए, संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा? तो अनुच्छेद 243 या का। संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 का में। किन अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं का वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक। प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा उपबंधित किया गया है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 73वां ये था पंचायती राज से संबंधित। ब्रिटिश शासनकाल में नगरीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण जिसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी कहाँ मिलता है? तो मद्रास नगर निगम 1688 में। मद्रास नगर निगम 1688 किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो ये 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। नगरीय स्वशासन हेतु 74वें संविधान संशोधन द्वारा किन त्रिस्तरीय पालिकाओं का गठन किया गया है? तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। नगर पालिकाओं हेतु 74वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पी.वी. नरसिंह राव द्वारा। नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता था? प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कुल कितना स्थान आरक्षित है? तो कुल स्थानों का 1/3 भाग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 ना के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल किनको नगर पालिकाओं का पदेन सदस्य बनाने के लिए उपबंध बना सकती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को। नगर प्रशासन के विषय के संबंध में प्रावधान हेतु संविधान में किस अनुसूची का सृजन किया गया है? तो 12वीं अनुसूची का। नगर पालिका का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से कितने वर्ष निर्धारित है? 5 वर्ष तक। नगर पालिकाओं के गठन व संरचना के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के उपबंधित है? अनुच्छेद 243 था व 243 दा। नगर पालिकाओं के गठन संबंधी तथ्य। त्रिस्तरीय नगरीय शासन में प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन होगा। नगर पंचायत गठन वहाँ होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्र में होता है। नगर निगम का गठन बड़े नगरों में होता है।
ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा। सूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 18 विषयों पर। नगर पालिका क्षेत्र से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो वार्ड। वार्ड समिति के गठन के लिए किसी नगरपालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक। वार्ड समिति के गठन किस प्रकार होता है? तो प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर। भारत में कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है? तो 8 प्रकार के। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों के नाम बताइए। नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, न्यास, विशेष उद्देश्य एजेंसी। राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमण हेतु लघु शहरी क्षेत्र अथवा वृहत शहरी क्षेत्र किन कारकों के आधार पर विनिर्दिष्ट कर सकते हैं? तो क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, अर्जित राजस्व, आर्थिक महत्व, गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगर पालिका से संबद्ध है कब प्रभाव में आया था? तो 1 जून 1993। अनुसूची 12 नगर पालिका विषय 18। नगरीय योजना, नगर योजना सहित भूमि उपयोग के विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, सड़कें एवं पुल, घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रादाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, मानसिक रोगी एवं विकलांग सहित गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्य पक्ष आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना तथा दाह प्रक्रिया व शमशान और विद्युत शवदाह, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी जन सुविधाएं जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा जन सुविधाएं सम्मिलित हैं, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया तो 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। यदि किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन होंगे। अतः पुनर्निर्वाचित नगर पालिका की समय अवधि कितनी होगी? तो शेष बची हुई अवधि ना कि 5 वर्षों के लिए, यानी कि जो 6 महीने बचे हैं वहीं तक वो सदस्य रहेगा। उसके बाद पुनः चुनाव होंगे तो पुनः 5 साल के लिए नहीं होगा ये चुनाव। नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधित के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अपने नगर क्षेत्र में की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा अपने नगर क्षेत्र में वार्डों के निर्वाचन में से किसी राज्य में नगर पालिका का विषय क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या वर्णित है? जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या घनत्व कम से कम 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति देता है? तो राज्य वित्त आयोग। क्या स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में तथा राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को आपूरित करने के लिए संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है या नहीं? तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है तो उसके नामांकन की क्या शर्त होगी? उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग। जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करना एवं जिला स्तर के विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने का कार्य किसका है? तो जिला योजना समिति का। जिला योजना समिति का गठन एवं इसके संबंध में प्रावधान का उपबंध कौन करेगा? तो राज्य विधानमंडल करेगा। जिला पंचायत और नगर पालिका के कितने सदस्य जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे? तो 4/5 सदस्य।
प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को कौन तैयार करता है? तो महानगरीय योजना समिति। नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों में अध्यक्ष के द्वारा अपने में से कितने सदस्यों को महानगर योजना समिति के लिए चुने जाएंगे? तो 2/3 सदस्य। नगर निगम में 3 प्राधिकरणों के क्या नाम है? तो तीनों प्राधिकरणों के क्या नाम है? तो परिषद। परिषद का प्रमुख कौन होता था? महापौर, या जिसे मेयर कहते हैं। बनाने के लिए गठित किया गया है, तो स्थायी समिति को गठित किया गया है। परिषद की स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदार होता है नगर निगम आयुक्त। छोटे कस्बों, शहरों, कस्बों और प्रशासन के लिए कौन सी संस्था स्थापित है? तो नगर पालिका स्थापित है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि में स्थापित किया गया है नगर निगम को। छावनी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो छावनी परिषद की स्थापना की गई छावनी अधिनियम 2006 के द्वारा। वर्तमान में 2019 में देश में कुल कितनी छावनी बोर्ड हैं? 62 छावनी बोर्ड हैं। छावनी परिषद के गठन का क्या उद्देश्य था? छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए। नगरीय जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्डों के कितने कोटियों में विभाजित किया गया? 4। छावनी परिषद के कार्य अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नगर पालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से संस्थान हैं? तो कौन कौन से हैं ये? अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान 1927, नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र 1967, नगरीय क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1968। शहरी स्थानीय निकायों के पास राजस्व के क्या क्या संसाधन है? तो कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान, हस्तांतरण, कर्ज। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन है? अनुच्छेद 243 ZD या 243 या घ। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना समिति का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 ZE। महानगर योजना समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजना। उत्तर प्रदेश नगर निगम के पदेन सदस्य कौन होता है? तो मेयर होता है। अब देखिए आगे, अनुच्छेद 243 झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। जहां उपबंध कहाँ उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 243 माह में। अब सहकारी समितियों के बारे में देख लेते हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। कौन है? 97वां, ठीक है, 2011 में। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का वर्णन है? भाग 9 का बी या 9 का ख में। किन अनुच्छेदों में सहकारी समितियों को उपबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना तक। अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक। सहकारी समितियों के निदेशकों को अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1904 में हुई। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक माना जाता है F. निकोलसन को माना जाता है। बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? उड़ीसा, 1939 में। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो यूरोप में मानी जाती है। सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में आयोजित की जाती है? वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर। सहकारी समितियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 1 स्थान। सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत उपबंध निर्मित कर सकेगा? अनुच्छेद 243 या झ। भाग 9 ख में वर्णित सहकारी समितियों के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे? तो 243 या ध। सहकारी समितियों के उपबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद राज्य सूची के 32वें नंबर पर। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। सहकारी समिति विधेयक द्वारा संविधान में 3 परिवर्तन लाए गए। विधेयक द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया गया।
सहकारी समितियों के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 243 खा सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है। सहकारी समितियों के लिए नए विभाग 9 खा व अनुच्छेद 243 या जा और 243 या ना का सृजन किया गया। सहकारी समितियों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 खा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 213 अनुच्छेद क्या है ये? यह है अनुच्छेद 19(1) के ग में। सहकारी समितियों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों व पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निर्वाचन की तिथि से। सहकारी समितियों के अंकेक्षण रिपोर्ट कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल के पटल पर। सहकारी समितियों के निदेशन बोर्ड के सदस्यों को पदाधिकारियों का चुनाव का उपबंध है? अनुच्छेद 243 याटा। कब है? 243 याटा में।